नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का एक बार से फिर स्वागत। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की पुस्तक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्मारक। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा और ललित कलाओं को छोड़कर शेष जो भी धरती के नीचे या ऊपर ऐसी कलाएं जो हमें पुरातन स्थापत्य कला का स्मरण कराए, वे सभी वस्तुएं स्मारक की सृष्टि श्रेणी में आएंगी, जिसमें जैसे महल हैं, दुर्ग हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, मस्जिद हैं, समाधियाँ हैं, छत्रियाँ हैं, सती स्मारक हैं, विहार हैं, चैत्य हैं, स्तूप हैं, बावड़ियाँ हैं, हवेलियाँ हैं, सार्वजनिक भवन हैं। उनकी मूल दशा या वो अभी भी भग्ना अवस्था में है, उन दोनों से स्थिति से में मनुष्य की आस्था और भावना, विश्वास, शौक आदि और उसके शौर्य और समृद्धि को बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति के दिन से श्यामगिरी स्रोत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के दुर्गों के उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जालौर आदि ऐतिहासिक इतिहास के साक्षी हैं। वहीं इन दुर्गों में 15वीं शताब्दी में राजस्थान के शासकीय व्यवहार और जन आचरण में धार्मिक समन्वय की आदर्श स्थिति को प्रकट करते हैं। मंदिरों में आथुर्ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बांसवाड़ा देव सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है। जगत मंदिर उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर उदयपुर, ओसिया जोधपुर आदि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आमेर के महल का राजस्थान मुगल कला के समन्वय का चिन्ह माना जाता है, क्योंकि इस पे मुगलों का ज़्यादा प्रभाव रहा, तो यहाँ की जो स्थापत्य है वो मुगल शैली से ज़्यादा मिलती है। वहाँ जोधपुर के ओसिया की छतरी और मेहरानगढ़ में स्थित स्मारक स्थापत्य कला और इतिहास के लिए उपयोगी हैं। शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर की हवेलियाँ जहाँ जनरुचि के स्मारक का हवाला देती हैं, वहीं मनोरंजनार्थक शिकारगह, बाग बगीचे आदि राजस्थान के इतिहास कला के पक्ष को समृद्ध करते हैं। जैसलमेर का दुर्ग, वहाँ की पटुओं की हवेली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो ये प्रश्न पूछा गया कि पटुओं की हवेली कहाँ है, तो जैसलमेर में है। नथमल की हवेली वहीं है और सालिम सिंह की हवेली भी वहीं है। उत्खनन से प्राप्त श्यामगिरी। राजस्थान प्रदेश भारत में प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा। प्राकृतिक कारणों, आक्रमणों, राजस्थान से पुरातात्विक संस्कृति आज भी धरती के गर्भ में दबी पड़ी है। जैसे जैसे भूमि ज्ञातों को वैज्ञानिक खुदाई द्वारा हटाया जा रहा है, वैसे वैसे राजस्थान सभ्यता के पृष्ठ खुलते जा रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र से पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। बागौर, भीलवाड़ा में, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में, आहट, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बालाथल, जोधपुर आदि उत्खनन से प्राप्त श्यामगिरी में मृत भांडों का महत्वपूर्ण स्थान है। और बागौर से प्राप्त मृत भांड छोटे, कुछ मोटे और जल्दी टूटने वाले हैं। तो रंगमहल यानी हनुमानगढ़ के पास के जो मृत भांड है वे मोटे और खुरदरे हैं। अलंकरण के बगैर ही आहड़ व बागौर के मृत भांडों का रंग लाल और गुलाबी है, जबकि आहड़ से मिले मृत भांड काले और भूरे रंग के हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आहड़ जो है वहाँ पर काले और भूरे रंग के मृत भांड मिले हैं, और बागौर से जो है वो लाल और गुलाबी मिले हैं। रंगमहल के मृत भांडों का संबंध पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी तक से है, जबकि जयपुर के निकट रेड टोंक में है से मिले मृत भांड 3री सदी ईसा पूर्व से 2य सदी ईस्वी तक मिलते हैं। रेड की खुदाई में हाथ से बनाई गई और पकाई गई अनेक मृण मूर्तियां मिली हैं। इस पर माता देवी और शक्ति के विविध रूपों वाली मूर्तियां आभूषण से अलंकृत हैं। आभूषणों में कर्णफूल, नाभि तक का कंठहार, मोतियों के जेवर, चूड़ियाँ, करदनी, पाजेब मुख्य हैं। इन मरण मूर्तियों के अलावा शिव, पार्वती, यक्ष, गंधर्व, हाथी, घोड़े, शेर आदि की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इन मूर्तियों द्वारा उस समय के जनजीवन की झांकी मिलती है। जबकि इसको बनाया गया था, ऐसी मूर्तियां सांबर में उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। रंगमहल की मूर्तियों में शिष्य और गुरु शिष्य की, भिक्षु भिक्षुणी की मूर्तियां मिली हैं। अन्य मूर्तियों में स्त्री पुरुष, पक्षी और जानवरों की रचना में गंधार शैली का प्रभाव झलकता है। उत्खनन से प्राप्त पाषाण, तांबे और लोहे के आयुध में स्वतः हथियार के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। आर्य सभ्यता के प्रथम चरण में छीलने, छेद करने और काटने के कई प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त पाषाण आयुधों में नोकदार, तीक्ष्ण धार वाले फलक यानी आगे से तीखे किए हुए हथियार, कुंठित फलक, त्रिभुजाकार फलक, इसमें मछली, जंगली जानवरों के शिकार, छीलने छेद करने जैसे कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता था। बागौर और आहट से तांबे के आयुध मिले हैं, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है ये तो, जिनमें लकड़ी काटी जाती थी, शिकार किया जाता था। इसी प्रकार
ताम्र उपकरण गणेश्वर और बालाथल से भी मिले हैं। बालाथल में इनकी संख्या अधिक नहीं है, जबकि रंगमेल और रेड की खुदाई के लोह आयुध यहाँ के निवासियों की अखेट शिकार प्रियता को बताते हैं। इन आयुधों में तलवार, खंजर, भाले, बर्छी, चाकू, तीर, कुल्हाड़ी आदि हैं, जो सिद्ध करते हैं कि सभ्यता के लोग कुशल कारीगरी के स्तर पर आ चुके थे। कुछ स्थलों से कांच और पत्थर के मणिये भी मिले हैं। आहड़ से गोल मणिये गोमद स्फटिक की है। कालीबंगा से कांच और बालातल से बहुमूल्य पत्थर के मणके मिले हैं, जिनका उपयोग आभूषणों ताबीज की तरह पहनने में किया जाता था। इन खुदाई से मुद्राएं और ठप्पे भी मिले हैं। इनमें आहड़ के तीसरे चरण से प्राप्त 3 मुद्राएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की है। यूनानी मुद्राएं विराट से मिली हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। विराट से किस प्रकार की मुद्राएं मिली हैं? यूनान देश की। इसे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र पर भारतीय और यूनानियों का अधिकार था। रंगमेल से कुषाण काल की ताम्र मुद्राएं उत्खनित हुई हैं। विराट से प्राप्त मुद्रा से पता चलता है कि बीजक की पहाड़ी यानी बुद्धों का निवास था, जो 50 ईस्वी तक आबाद रहा। आवास अवशेष के अंतर्गत कालीबंगा के मकान मिट्टी की ईंटों के थे, जिन पर गारा लगाया जाता था। रंगमहल के मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। आड़ की सभ्यता में मकान मुलायम काले पत्थरों द्वारा, जबकि बागोर में नदी की चट्टानों को तोड़कर उनके पत्थर से निर्मित किए हुए मिलते हैं। इन अवशेषों से विभिन्न स्थलों के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। कई स्थलों की खुदाई से अस्थियों के टुकड़े मिले हैं। बागोर से प्राप्त अस्थियों से यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का मनुष्य मांसाहारी भी था, किंतु कृषि करना सीख चुका था, क्योंकि तीसरे चरण में अस्थियों की न्यूनता कृषि प्रधानता को सिद्ध करती है। कुछ स्थानों में अस्थि औजार भी प्राप्त हुए हैं। आड़ से अनाज के दानों, रंगमेल से चावल के दानों का मिलान राजस्थान के कृषि विकास को दर्शाते हैं। जैसे कि आड़ की खुदाई से प्राप्त बड़े बड़े भांड अनाज को सुरक्षित रखने के लिए लिए जाते रहे थे। पुरालेखीय साधन क्या हैं? साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ पुरालेखीय स्रोतों का भी महत्व है। इनमें शासकीय पत्र व्यवहार, मुकदमे, निर्णय, रिपोर्ट, अखबार, हिसाब, बहिया, व्यापार वाणिज्य के कागज की छपी हुई, हाथ से लिखी हुई विशाल सामग्री सम्मिलित रहती है। और यह पुरालेख घटनाएं सीधा का संबंध विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोतों से माना जाता है। मुगलकानी प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारी पत्रों को फरमान, मंसूर, निसा, खरीद आदि नाम से जाना जाता था। बादशाह द्वारा भेजे गए पत्र फरमान और मंसूर, शहजादों और बेगमों द्वारा लिखे गए पत्र निशान, और 2 राजाओं के मध्य हुए पत्र व्यवहार को खरीदता कहलाते थे। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। इन बहियों से राज्य के प्रशासनिक क्रिया व्यापार का पता चलता था। इनमें पट्टा बहियाँ, हकीकत बहियाँ, खाते बहियाँ, अड़सट्टा आदि प्रमुख है। उपरोक्त सामग्री का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर तथ्यों का विश्लेषण कर इतिहास को लिखने का कार्य करने वाला व्यक्ति इतिहासकार कहलाता है। राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले ऐसे विद्वानों में व्यक्तियों का नाम है, किंतु हम यहाँ उन इतिहासकारों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले संग्रहित करने का वैज्ञानिक प्रयास किया था। तो प्रमुख इतिहासकार अपने आपके सामने हैं मुन्नौट नैणसी। इनका जन्म 1610 9 नवंबर 1610 जोधपुर में होता है। ये ओसवाड़ वेश्यों की मोढ़ौत गोत्र से तो ये जोधपुर के निवासी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और रावचंद्र सेन जो थे जोधपुर के शासक, उनकी सेवा में थे ये, जबकि इनके पिता जयमल महाराज सूर सिंह और गज सिंह की सेवा करते थे। नैणसी जयमल का ज्येष्ठ पुत्र था। इनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी प्रकार से हुई। 22 वर्ष की आयु में नैणसी को भी महाराज गज सिंह की सेवा में सम्मिलित कर लिया गया। गज सिंह के शासनकाल को में नैणसी को सैनिक और प्रशासनिक कार्य प्रदान किए गए। उनकी योग्यता का निर्वहन किया गया, इसलिए गज सिंह के उत्तराधिकारी महाराज जसवंत सिंह ने इनकी योग्यता के फलस्वरूप 1658 ईस्वी में इन्हें राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त किया, और वह जसवंत सिंह का विश्वास पात्र रहा। दीवान के पद पर कार्य करते हुए नैणसी ने जोधपुर में कई आर्थिक और प्रशासनिक सुधार किए थे। जब औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद थाने पर नियुक्त किया, तो नैणसी और उसका भाई सुंदरदास भी उनके साथ गया था। औरंगजेब में न जाने किस प्रकार से महाराजा नाराज हुआ और दोनों भाइयों को कैद में डाल दिया। एक दो वर्ष पश्चात 1 लाख रुपया जुर्माना कर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने दंड देना स्वीकार नहीं किया। तब उन्हें जोधपुर भिजवाने के आदेश दिए गए, परंतु नैणसी ने कैद में अगस्त
3 अगस्त 1670 ईस्वी को 60 वर्ष की अवस्था में आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लिया था। वो नॉर्थ नैन्सी की ख्यात जो इनकी बहुत फेमस हुई थी, वो पुस्तक या वो स्रोत लिखा था। लेखक के रूप में नैन्सी मनोहर नैन्सी की ख्यात। दूसरा नाम मारवाड़ा पिरगनारी विकट, इनका महत्वपूर्ण जो काव्य है। 1643 में नैन्सी ने राजपूत राज्यों को प्रमाणिक इतिहास दिखाने के लिए अनेक तथ्यों को एकत्रित किया था। परगने के हाकिम के पद और सैनिक कार्य की वजह से ये राज्य से बाहर आना जाना, जगह जगह लोगों से संपर्क करना रहा। इसी कारण से इनका जो जन सहयोग था लिखने में अच्छा रहा। अपने पद के प्रभाव के फलस्वरूप वंश परंपरागत इतिहास लिखने वाले चारणों, बड़वों, भाटों से सामग्री मंगवाई और इस प्रकार इन्होंने ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नैन्सी का मारवाड़ा परगना विगत राजस्थान का ऐतिहासिक सांख्यिकी गैजेटियर कहलाता है। इसमें गांव और परगनों की उत्पत्ति के साथ साथ भूगोल, राजस्थान की जो ऐतिहासिक भूगोलिक स्थिति है उसका भी वर्णन किया गया है। इसलिए इसे गांवारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। इस ख्यात में नायकों, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो ये आपको यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तो इतना ध्यान रखेंगे। नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने इसको कहा था। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में इतिहासकार था। उन्होंने अकबरनामा, आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखा जिसका ऐतिहासिक महत्व है। नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र था और उसने भी 2 ग्रंथ लिखे थे। अबुल फजल था प्रशासक, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और सैनिक रहा। नैन्सी भी इन्हीं गुणों से युक्त था। इस कारण से इन्हें ये क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल नॉर्थ नैन्सी को कहा जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ख्यात में कमियां क्या है? इतना होते हुए नैन्सी ख्यात में कुछ कमियां हैं, जैसे 52 ईस्वी के पहले के वंशावलियों को भाटों की पोथियों से लिए जाने कारण वर्णित नामों में अशुद्धियां हैं। ख्याल लिखते समय जिन स्रोतों से नैन्सी को जानकारी मिली उन्हें लिख दिया और कोई घटना का सही क्रम से वर्णन नहीं किया। तिथियां सही नहीं हैं, ख्यात क्रमवार नहीं है, तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। नैन्सी के ग्रंथ फारसी भाषा के इतिहास के ग्रंथों की सहपूर्ति करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और दूसरे हैं घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड का जन्म मार्च 20 और 1782 ईस्वी को इस्टलिंगटन नगर में हुआ। जेम्स टोड की शिक्षा लंदन में हुई। 19 वर्ष की आयु में टेक्निकल यानी तकनीकी शिक्षा पूर्ण करते हैं और 1800 ईस्वी में टोड को ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर भारत का यूरोपियन रेजिमेंट में भूसर्वे इंजीनियर का पद पर भेजा गया। टोड को भूगोल में गहन रुचि थी, इसलिए इंग्लैंड से भारत आते समय कुछ उल्टे पुल्टे नक्शे साथ में लाया था। उन्होंने भारत के मानचित्र को सही करने का निश्चय किया। इसके लिए वे भारत का भ्रमण करना चाहते थे। कुछ संधियाँ को ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता होने से टोड को 1805 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया के दरबार में ग्वालियर में अंग्रेजी टुकड़ी का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। यह काम करते करते राजनीतिक और सैनिक कार्यों के लिए उन्हें बार बार राजस्थान आना पड़ा। इन अवसरों का लाभ उठाते हुए उन्होंने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और विभिन्न राज्यों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया। तत्कालीन राजपूताने और राजस्थान को अपने हिसाब से एक नक्शा भी बनाया। 1806 में उदयपुर आए। 1817 में राजस्थान के इतिहास लिखने का एक अच्छी सामग्री एकत्रित कर ली थी। इस प्रकार एक ज्योग्राफी लवर होने के कारण इतिहास लिखने की ओर मुड़ गए। उनका राजस्थान के प्रति रुचि देखते हुए कंपनी ने 1 जून 1818 को उन्हें दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का रेजिडेंट बनाकर उदयपुर भेजा। इम्पोर्टेंट हो गया कि राजस्थान का इन्हें रेजिडेंट कब बनाया था, तो ध्यान रखना 1818 में। 1822 में उन्होंने कार्य करते हुए राजस्थान के इतिहास के नोट्स बनाने का कार्य भी किया। उन्होंने तैयार करने के लिए उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं विदों की सहायता प्राप्त की। राजस्थान में रहते उन्हें राजपूत जाति और शासकों से गहरा लगाव था और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उनकी स्वामी भक्ति जब देखी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि यहाँ ये ज़्यादा राजस्थान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। 1822 में ये त्यागपत्र देकर इंग्लैंड लौट जाते हैं। इंग्लैंड में जाने के बाद जो यहाँ से सामग्री एकत्रित की थी उस पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम था एनालाइज एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रथम भाग 1829 में लिखते हैं और द्वितीय भाग 1832 में प्रकाशित किया। ये प्रश्न आ चुके हैं। तीसरा ग्रंथ पश्चिमी भारत की यात्रा का प्रकाशन 1839 में
होने से पहले नवंबर 17, 1835 को इसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रकाशित बाद में हुई थी। टोड का एनालिसिस और पश्चिमी यात्रा। अपनी पुस्तकों में राजस्थान के लिए अपितु प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास की सामग्री को लिखा, और जो किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। एनालाइज के प्रथम भाग में राजपुताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और मेवाड़ राज्य का इतिहास है। दूसरे भाग में मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती राज्य का इतिहास है। जबकि पश्चिमी भारत की यात्रा के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए भ्रमण के अतिरिक्त अनुभव के साथ साथ राजपूत समाज में प्रचलित परंपराएं, अंधविश्वास, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियां, पंडे, पुजारी, घुमक्कड़ जाति के बारे में लिखा। इसके अतिरिक्त गुजरात के अनहिलवाड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा के इतिहास को भी इसमें सम्मिलित किया। एक विदेशी होते हुए उसने राजपूत समाज की नीति, नियम, रीति रिवाज और राजपूत शासन व्यवस्था का पूर्ण जानकारी के बाद लिखा। इससे उनकी प्रतिभा का पता चलता है। टोड के इन ग्रंथों ने राजस्थान के प्रति यूरोप वासियों को आश्चर्यचकित किया। टोड की मान्यता थी कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी शायद हो जिससे थर्मोपोली जैसा युद्ध का मैदान नहीं रहा हो, कोई ऐसा नगर हो जिसमें लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान के त्याग, बलिदान और शौर्य का वर्णन टोड ने संजीव रोचक भाषा में ही लिखा। इससे स्पष्ट होता है कि यदि राजपूतों में परस्पर वंश, अभिमान, ईर्ष्या और पार्श्विक संघर्ष नहीं होता तो संसार की कोई भी जाति इनकी बराबरी नहीं कर सकती थी। इनकी ये कमी राजस्थान के राज्यों की निर्बल परिस्थिति के कारण बनी। टोड का राजस्थान के इतिहास के प्रति प्रेम इसी से आंका जाता है कि उन्होंने प्रदेश के ऐतिहासिक साहित्य, गुम हुए शिलालेख, अनजाने पुरालेखों को नष्ट होने से बचा लिया। उसने लिखा कि जैसलमेर के जैन भंडारों में 5वीं से 8वीं शताब्दी के पहले की जो पांडुलिपियाँ हैं, यानी हाथ से लिखी हुई, उन्हें एशियाटिक सोसाइटी लंदन को इसलिए दी कि उससे प्राचीन भारत और राजस्थान के इतिहास का नया प्रकाश पड़े। कर्नल टोड को राजस्थान का पहला इतिहासकार था जिसने पहली बार राजपुताना की भौगोलिक इकाई को राजस्थान के इतिहास के स्वरूप में प्रकाशित किया। इसलिए राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, गॉड फादर ऑफ हिस्ट्री। दोस्त क्या था? दोस्तों देखो, यहाँ की भाषा उसके समझ में नहीं आई थी तो अलग अलग लोगों से पूछा, जैसा लोगों ने बताया वैसा ही इन्होंने लिख दिया। तो ये तो अपने रिपोर्ट में नहीं है, ऐसा तो नहीं पूछेगा ये। कवि राज श्यामल दास वीर विनोद जो रचना लिखते हैं, उनका जन्म देख लेते हैं कहाँ है। ढोलकिया भीलवाड़ा में 5 जुलाई 1836 ईस्वी को हुआ। उसने 8 वर्ष की आयु में संस्कृत की ग्रंथ पढ़ना शुरू कर दिए। 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राणा स्वरूप सिंह की राज्य सेवा में ले लिया। सेवा में रहते उन्होंने संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। 1873 में राणा शंभू सिंह ने श्यामल दास को इतिहास लिखने का कार्य दिया और 1874 में राणा की मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारी सज्जन सिंह ने उनके अधीन एक इतिहास कार्यालय स्थापित करवाया और उसके साथ ही मारना का व्यक्तिगत पुस्तकालय वाणी विलास भी उन्हें सुपुर्द कर दिया। इस कार्य में पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को सचिव नियुक्त किया गया और वहाँ संस्कृत और पुरातत्व के ज्ञाता गोविंद गंगाधर देश पांडे, फारसी के विद्वान मौलवी अब्दुल्ला खान, शिलालेख विशेषज्ञ पंडित गौरी शंकर ओझा, इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद, जो इंग्लिश की ज्ञाता बाबू रामनारायण दुगड़ आदि को रखा। 21 वर्षों की निरंतर सामग्री संकलन और विश्लेषण और लेखन परंपरा के बाद वीर विनोद नामक इतिहास का ग्रंथ 2 भागों में तैयार हुआ। 1892 में जब यह प्रकाशित हुआ तो राणा फतेह सिंह ने अज्ञात कारणों से इसे प्रतिबंधित कर दिया। यह प्रतिबंधित राजस्थान के निर्माण होने के बाद भी उठ सका, इसलिए 30 वर्षों तक इसका इतिहास में उपयोग ही नहीं हो सका। इससे पूर्व इसके सहायक पंडित ओझा लिखित इतिहास के ग्रंथ प्रकाशित होकर बाजार में निकल चुके थे। श्यामल दास की मृत्यु 1893 ईस्वी में हुई और इनकी विद्वता योग्यता को देखते हुए कवि राजा महोपाध्याय केसरे हिंद मानव उपाधियाँ प्रदान की गई। वीर विनोद जो इतिहास है वह मूलतः अगर देखें तो उदयपुर के राज्य का इतिहास ही है। इसका इतिहास स्वरूप धारण करता है। वीर विनोद में प्राचीन काल से लेकर जीवन काल तक राजपुताने के राज्यों की भूगोलिक, राजनीतिक सामग्री का वर्णन यहाँ पर किया गया था। वीर विनोद में शिलालेखों की नकल के साथ साथ फरमान ज्यों के त्यों छाप दिए गए। इसका उद्देश्य एक पक्षीय होने से बचना था। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमियां थी। समालोचना में तो ज़्यादा अपने को याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ से हमारे प्रश्न बनेगा ही नहीं। चलिए फिर अपन देखते हैं। पंडित गौरी शंकर ओझा,
ये राजस्थान के इतिहासकार, इनका जन्म 15 सितंबर 1863 को सिरोही जिले के रोयडा गांव में हीराचंद का जन्म होता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सिरोही में और हाई स्कूल शिक्षा मुंबई में हुई। 1888 में जब ये उदयपुर आया तो श्यामल दास की सहायता के लिए इन्हें कार्यनियुक्त कर दिया गया। 20 वर्ष तक उदयपुर सेवा करने के बाद ओझा अजमेर के रेजिडेंट कर्नल अर्स्किन के आग्रह पर अजमेर चला गया, जहाँ 1908 में उन्हें राजस्थान म्यूजियम का क्यूरेटर बना दिया गया और 30 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। राय बहादुर महाउपाध्याय की जो उपाधि थी वो इन्हें मिली थी। ऐसे इतिहासकार की 84 वर्ष की आयु में 1947 ईस्वी को उनके पैतृक गांव रोयडा में इनकी मृत्यु होगी। इन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने प्राचीन शिलालेख, मुद्रा और ताम्रपत्रों को पढ़ने की कठिनाई को दूर करने के लिए 1894 में ओझा ने प्राचीन लिपिशाला नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई। उसमें विभिन्न राज्यों के इतिहास, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आपको लग रहा हो ये बोरिंग है, तो बोरिंग नहीं है, यहाँ से प्रश्न बढ़ेगा। ओझा ने कौन सा लिखा? देखो, राजपुताने का इतिहास नामक ग्रंथ की पहली जिल्द के 4 भाग बनाए थे। कुल मिलाकर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इतिहास की 11 पुस्तकें लिखी हैं और अर्स्किन ने इन्हें राजपुताने की गेजेट्रियन में ओझा का सहयोग रहा था। इनके अलावा पृथ्वीराज विजय, वंशोत्कीर्णम, काव्यम, नैणसी की ख्यात, एनालाइज के संपादन और शुद्धि कार्य को भी इन्होंने किया था। महत्व क्या है? तो ये इतिहास के बगैर समाज को निर्जीव सा है, इसी आदर्श को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया और अपनी रचना लिखी थी। फिर आते हैं सूर्यमल मिश्रण, इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म याद कर लो, कहाँ है? इनका जन्म बूंदी में हुआ था। कब? 1815 में। और इनकी शिक्षा अच्छी थी। ये मूलतः राजस्थान के कवि, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? वंश भास्कर इसका इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। सूर्यमल मिश्रण ने राज्य के 5 रत्नों में एक माना जाता था। बूंदी के महाराव राम सिंह के समय इन्होंने ये इतिहास ग्रंथ वंश भास्कर लिखा था और इनकी मृत्यु बहुत जल्द 53 वर्ष की आयु में 1868 में हो गई थी। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वंश भास्कर में क्या बताया गया है तो देख लेते हैं। बूंदी के हाड़ा राजवंश का इतिहास लिखना था, परंतु ऐतिहासिक लेवर में राजस्थान तक नहीं था, संपूर्ण भारत को आत्मसात कर लिया था। और वंश भास्कर में भारत में अंग्रेजों की राज्य की स्थापना का इतिहास बताता है। 1857 के समय की क्रांति के समय ये बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट वाली बात है नहीं, जहाँ तक है वो अपन ने देख ली है। और किसके समय लिखा था ये मैंने बता दिया, राम सिंह के समय लिखा था। तो ये यहाँ तक ही है, इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। समालोचना में कहता है कि मिश्रण को जो भी सामग्री मिली वो ज्यों की त्यों छाप दी थी, कोई सुधार नहीं किया था। तो वंश भास्कर की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं और यहाँ तक अपना पाठ पूरा हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी प्रदेश को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न बनाए गए हैं आप। तो ऊपरमाल यहाँ 32 नहीं है, 41 जिले हैं और 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान की पश्चिमी रेगिस्तान थार मरुस्थल का भाग है। जनजातियों के युद्ध को तरीकों को यहाँ के शासकों ने अपनाया था। ईसा पूर्व 3000 से लेकर 300 ईस्वी तक यहाँ जनपद मिले हैं। सिकंदर के आक्रमण से राजस्थान अछूता रहा था। राजस्थान में राजपूतों का अधिवासन 6वीं शताब्दी से शुरू होता है। राजस्थान के कई अंचलों पर जनजाति का अधिकार था। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों में साहित्य स्रोतों का भी महत्व है। ख्यातों में राजस्थान का महत्वपूर्ण इतिहास संग्रहित है और राजस्थान के इतिहास का एक सूत्र करने का प्रयास पहला लेखक कर्नल जेम्स टोड था। तो ये कुछ बताया गया है कि सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अरावली है। जंगल देश की राजधानी कौन सी थी, तो सबको पता है क्षेत्रपुत्र थी, ये रहा। फिर है प्रागवात राजस्थान की किस भूभाग का नाम था, तो सीवी का था। विश्व के सबसे बड़े शिलालेख जो राजस्थान में है वो कौन सा है, तो ये राज प्रशस्ति राजगढ़ वाली राजसमंद वाली है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था, ठीक है। ऐसा अंग्रेज इतिहासकार जो 1806 में उदयपुर आता है कर्नल जेम्स टोड था। सूर्यमल मिश्रण इतिहासकार नहीं, कुछ और भी थे, क्या थे और, तो ध्यान रखना, विद्वान थे, कवि थे, लेखक थे, दरबारी थे। तो विद्वान थे। प्राचीन राजस्थान की नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है वो है सरस्वती नदी। तो ये अपना पहला लेसन कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए यहाँ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। अब कल हम पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता स्थल।
तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।